नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर विजय प्रकाश। लास्ट लेक्चर में हमने हरित क्रांति के बारे में डिस्कशन किया। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे भारत में हरित क्रांति का। हरित क्रांति, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कि एक उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और नई नहरी सिंचाई आधारित नई कृषि प्रक्रिया थी, और जिसने काफ़ी चेंज किया ना सिर्फ भारत में कृषि को, बल्कि जहाँ जहाँ इसका हमने हरित क्रांति जहाँ जहाँ आई थी वहाँ पर इससे काफ़ी कृषि में परिवर्तन हुआ। आज हम डिस्कशन करेंगे कि भारत में हरित क्रांति का उदय क्यों हुआ और उसके बाद में उसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय कृषि जो है वो हमेशा से, भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा से कृषि पर आधारित रही है, और ऐसे में कृषि की उत्पादकता का बढ़ना काफ़ी ज़रूरी था। और स्वतंत्रता से पहले भी भारत काफ़ी भीषण अकाल झेल चुका था, जैसे बंगाल का अकाल स्वतंत्रता से जस्ट पहले था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। और स्टार्टिंग में हमारे देश में कृषि की सुविधाएं भी बहुत कम थी। सिर्फ 10% भाग पर ही कृषि हो रही थी और सिंचाई हो रही थी, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे उर्वरकों का भी इस्तेमाल बहुत कम था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट खाद्यान्न फसल हैं, गेहूं और धान, इनका भी उत्पादन बहुत कम था। तो ऐसे में हमें ज़रूरत थी एक ऐसी क्रांति की जो उत्पादकता को बढ़ा सके। और 1960 के दशक के आते आते हमने भारत में हरित क्रांति को अपना लिया, और आइए देखते हैं उससे क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े, और भारतीय कृषि के उत्पादन में किस प्रकार से उत्पादकता में प्रभाव पड़ा। इसकी शुरुआत 1966-67 में मानी जाती है, और इसको भारत में लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। जिस प्रकार हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति को लाने का उनका कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले उन्हीं ने ही हरित क्रांति विश्व में सबसे पहले वही लेकर आए थे, और भारत में इसको लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। जो इम्पोर्टेंट हरित क्रांति में टूल्स हमने इस्तेमाल किए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था अधिक उपज देने वाले बीजों का हमने प्रयोग प्रारंभ किया। HYV सीड्स का यूज़ हमने स्टार्ट किया, और उसके बाद में कृषि उत्पादन में उर्वरक, खाद और रसायन का प्रयोग इस्तेमाल किया। एक साथ कई फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया। खेती में नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जैसे हम परंपरागत जो कृषि कर रहे थे उसमें परिवर्तन करके हमने नई तकनीकों का इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, मूल्य प्रोत्साहन, जो सबसे पहले MSP की जो कंसेप्ट थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कि किसान को उसकी न्यूनतम लागत तो मिलनी ही चाहिए, तो उसका भी प्रारंभ यहीं से माना जाता है। अन्य सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इसी समय प्रारंभ हुआ, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। बेहतर वित्तीय सहायता, जैसे कि वाणिज्यिक, सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाने लगे। सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई, और अंत में कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई। तो ये तो थे, इन सब के माध्यम से हरित क्रांति में भारतीय कृषि को बदलने की कोशिश की गई। एक तरह से हम कह सकते हैं कि 3 क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया। उसमें पहला था जैव रसायन क्षेत्र, यांत्रिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। ये जो इनोवेशन किए गए, इनोवेशन यानी उसमें जो प्रयोग किए गए, वो था सबसे पहले हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल किया गया, उन्नत बीजों का, खाद का, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया। ये तो था जैव रसायन परिवर्तन। और यांत्रिक परिवर्तन जो थे उनमें, जैसे कि पिछली स्लाइड में आप देखा था कि ऐसे हल की जगह ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होने लगा, डीजल और इलेक्ट्रिक पंप से सिंचाई होने लगी, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट होने लगा। इन सब तरीकों में चेंज हुआ।
और सामाजिक जो चेंज थे उनमें लैंड रिफॉर्म किए गए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चेंज हुआ। और इनके परिणाम क्या रहे, हालांकि ये इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सकारात्मक परिणाम के बाद में क्या, अभी फ़िलहाल हम हरित क्रांति का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। उससे जो जो चेंज हुए उससे किसान की आय बढ़ी और नकारात्मक प्रभाव ये पड़े कि पर्यावरण पर भी दुष्परिणाम पड़े, पर्यावरण की का नुकसान हुआ और कृषि की आय बढ़ी और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। मैकेनिकल जो चेंज थे वो ये थे कि श्रमिकों की आवश्यकता कम थी और कृषि क्षेत्र बढ़ा। और सोशल जो चेंज थे उससे फार्म कंसोलिडेशन, उन्नत बीज हमें मिलने लगे और इसका नुकसान छोटे किसानों को हुआ और फ़ायदा जो बड़े किसान थे उन्हें ज़्यादा हुआ। ये सोशल चेंजेस थे। और समाज में जो धनाढ्य किसान थे उन्हें इसका ज़्यादा लाभ मिला। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे परिणाम में। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जो पहली हमारी हरित क्रांति थी उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में ही हरित क्रांति का उदय क्यों हुआ। तो इसके बहुत से कारण है कि एक तो ये कम वर्षा का क्षेत्र था, अतः यहाँ सिंचाई का विकास पहले किया गया था। दूसरा, जिन संकर बीजों का विकास सबसे पहले हुआ उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत ही था। जो उन्नत बीज हरित क्रांति में हम लाए थे उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थल यही था। ये राज्य छोटे थे, अतः यहाँ हरित क्रांति के प्रयोग का सीधा असर अनुमानित किया जा सकता था। यहाँ के किसान पूंजी लगाने और जोखिम उठाने को तैयार थे। यहाँ के किसान धनाढ्य थे और वो जोखिम उठाने के लिए तैयार थे कि जैसे हरित क्रांति में प्रावधान था कि उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया जाए, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए, तो और कृषि का यांत्रिकरण बढ़े, तो उसके लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे। इसीलिए राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी यहाँ प्रबल थी और किसान बड़े पैमाने पर हरित क्रांति के चरों को अपनाने के लिए तैयार थे। यहाँ पर जो खेत का आकार है या जिसे हम जोत कहते हैं उसका आकार भी बड़ा था। संस्थागत और संरचनाएं समस्याएं अधिक नहीं थी, इसलिए इस क्षेत्र से हरित क्रांति का उदय माना जाता है। और साथ ही इस वाले इलाके में क्यों नहीं हरित क्रांति का उदय हुआ, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और बाढ़ से भी कभी कभी नुकसान ज़्यादा होता है फसलों को। तो यहाँ भी मांग थी कि हरित क्रांति का प्रभाव यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ से भी स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ना प्रारंभ होने का कारण ये था कि यहाँ पर्याप्त वर्षा का क्षेत्र है, इसलिए सिंचाई पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर जो खेत का आकार है, जोत का आकार, वह छोटा है, इसलिए यहाँ नवीन कृषि तकनीक का प्रयोग अधिक संभव नहीं है। और यहाँ पर संस्थागत और संरचनात्मक विकास पर्याप्त नहीं हुआ है। ऊर्जा की खपत, यहाँ जो खनन और उद्योग के जो कार्य हैं वहाँ पर ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है और कृषि के लिए संभावनाएं होने के बावजूद जो उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और ऊर्जा की जो खपत है वो खनन और उद्योग क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है। पूंजी की भी कमी है, यहाँ के जो किसान हैं वो कंपैरेटिवली इनसे थोड़े समृद्ध थे। साक्षरता की कमी और अंधविश्वास के कारण भी यहाँ हरित क्रांति का प्रचार नहीं हो पाया। राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, इस कारण इस क्षेत्र में हरित क्रांति का उदय नहीं हो पाया। अब यहाँ से देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से जो पिंक कलर का क्षेत्र है वो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, व्हीट रीजन प्रमुख क्षेत्र है ये। और इधर का जो क्षेत्र है वो राइस रीजन है, ये वाला जो ये कलर लाइट वॉयलेट कलर है जो, और ये व्हीट और राइस दोनों का क्षेत्र है। अब यहाँ से हरित क्रांति का ये इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं और इसके बाद में यहाँ से किस प्रकार से प्रसार हुआ। जैसे व्हीट का जो था उसका प्रसार यहाँ हुआ और
इसी क्षेत्र से जो चावल का जो प्रसार हुआ वो इस तरफ, और यहाँ से इस क्षेत्र में भी गेहूं का प्रसार हुआ। 1975-76 तक गेहूं का प्रसार इस तरफ हुआ, और फिर यहाँ गुजरात में भी, और राइस का नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। इस तरह से जो हरित क्रांति के मुख्य सेंटर थे वो ये थे, और उसके बाद में धान और गेहूं के फसलों का इस तरह से प्रसार हुआ। हालांकि मेन सेंटर यही थे, यहाँ प्रसार तो हुआ लेकिन उसका इतना सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। आइए देखते हैं कि हरित क्रांति से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े। एक तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, प्रोडक्टिविटी में सुधार हुआ। जहाँ पहले एक प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में जितना उत्पादन होता था वो अब प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ने लगी, लोगों को रोजगार मिला, अनाज की कीमत में स्थिरता आने लगी, और जो कृषि से संबंधित उद्योग थे जैसे फूड प्रोसेसिंग उद्योग है वो उद्योग भी पनपने लगे, उन पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और उसी के फलस्वरूप जो हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया था उससे रोजगार में वृद्धि हुई। एक ऑल ओवर पिक्चर देखें तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो गेहूं और चावल की कृषि पे पड़ा, और आप देख सकते हैं कि 1950 में जो टोटल प्रोडक्शन था वो 1000 टन में, जहां 10,000 टन था गेहूं का उत्पादन, वो बढ़कर लगभग 55,000 टन तक पहुंच गया, और जो राइस का उत्पादन था वो 20,000 टन से लेकर के और 75,000 टन तक पहुंच गया। और आप देख सकते हैं ये जो फेज़ था यहाँ पर थोड़ा सा ये फेज़ हरित क्रांति का था। इससे पहले आप देख सकते हैं उत्पादन कम था, और उसके बाद में एकदम एक साथ ही काफ़ी वृद्धि आप देख सकते हैं। और लेकिन ये जो उत्पादन में वृद्धि देखी गई वो सिर्फ चावल और गेहूं की फसलों में थी, क्योंकि हरित क्रांति इन दो फसलों पर ज़्यादा केंद्रित थी। अब हम देखते हैं कि क्या नेगेटिव परिणाम पड़े, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत असमानताओं का जन्म हुआ। हरित क्रांति के चलते गांवों में अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ने लगा। बड़े किसान थे, उनके पास में पूंजी थी, जिसके कारण वो सिंचाई, जल, उर्वरक, जो भी उन्नत बीज था वो उनके लिए खरीद पाना आसान था। लेकिन जो गरीब थे उनके लिए इतने स्तर पर कृषि में परिवर्तन करना संभव नहीं था, और वो परंपरागत कृषि कर रहे थे, और ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थे छोटे किसान, इसलिए वो प्रयोग भी नहीं करना चाहते थे। और इसी के चलते जो क्षेत्र अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर होते चले गए, और जो क्षेत्र गरीब थे या छोटे किसान वाले क्षेत्र थे वहाँ पर उन्होंने हरित क्रांति को नहीं अपनाया, और वो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो बढ़ती चली गई। हरित क्रांति के फलस्वरूप खेतों में लगने वाली लागत बढ़ गई, और उत्पाद का मूल्य अपेक्षाकृत कम हो गया। इसी के चलते ज़मीन के मालिक मजदूरों को खेतों से बेदखल करने लगे, और गरीबों के पास इसका एक दुष्परिणाम यह भी था कि जब कृषि का यांत्रिकरण बढ़ा और उन्नत बीज और पेस्टिसाइड्स और इनको सबको खरीदने के लिए जो पर हेक्टेयर लागत थी कृषि की वो पहले कम थी, और इस हरित क्रांति के फलस्वरूप वो बढ़ गई। और कृषि का यांत्रिकरण होने के कारण जो मज़दूरों की आवश्यकता थी वो कम होने लगी। इसके कारण जो मज़दूरों को, जो ज़मीन के मालिक थे या बड़े किसान थे, उन्होंने मज़दूरों को खेतों से बेदखल करना शुरू कर दिया। इसलिए उनके सामने रोजगार का संकट भी उत्पन्न हुआ, और गरीब होते चले गए। ये एक नेगेटिव था। और जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि जैसे ये इसके पास का इलाका था श्री गंगानगर राजस्थान में, इसका हरित क्रांति पे यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, और जो बाकी जो क्षेत्र थे राजस्थान के वो कंपैरेटिवली इस क्षेत्र से हरित क्रांति का लाभ नहीं ले पाए, और इस क्षेत्र ने हरित क्रांति को काफ़ी बुनाया। और यहाँ पर जो कृषि की उत्पादकता है वो
काफ़ी बढ़ती चली गई और ये क्षेत्र राजस्थान के अन्य ज़िलों की अपेक्षा समृद्ध होता चला गया। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। किसी भी चीज़ का अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो वो सभी पे पड़ना चाहिए और ना कि कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर। अगला जो है वो क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। हरित क्रांति से नेगेटिव इम्पैक्ट, अगला नकारात्मक प्रभाव ये था कि जो क्षेत्र जैसे पंजाब हरियाणा थे वो पूर्व में भी समृद्ध थे और वो बाद में और ज़्यादा समृद्ध होते चले गए, और उन्हीं की अपेक्षा जो जैसे पास का पड़ोसी राज्य राजस्थान है वहाँ के किसानों को हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो समृद्ध होते चले गए, और उनके अनुपात में राजस्थान और आसपास के जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो वहाँ के किसान या वहाँ का जो क्षेत्र है वो उनकी अपेक्षा पिछड़ गए। कीटनाशकों और उर्वरकों के इस्तेमाल से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने लगी, जल प्रदूषण अधिक होने लगा और इससे जीवों और जंगली जानवरों के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। मिट्टी की उर्वरकता कम होने लगी और भूमिगत जल स्तर भी कम होने लगा, क्योंकि सिंचाई से अत्यधिक जल का दोहन होने लगा था। इस तरह से हरित क्रांति ने पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और यह तकनीक जो हरित क्रांति की थी वो केवल और कुछ फसलों तक ही सीमित थी। जैसे सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा वो धान और गेहूं के उत्पादकता में पड़ा। मोटे अनाज और तिलहन, दलहन और नकदी फसलों की उत्पादकता में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। और इसके साथ ही जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो ये थे कि हरित क्रांति से मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या भी उत्पन्न होने लगी, नाइट्रोजनी विषाक्तता की समस्या उत्पन्न होने लगी, और भूमिगत जल जो कि पहले हमने डिस्कस किया था वो भी, उसके जल स्तर में भी कमी की समस्या उत्पन्न हुई। तो ये तो था ये हम डिस्कस कर ही चुके थे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। तो इंडिया में आपसे पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन आंसर होगा, और विश्व स्तर पे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। इस तरह संक्षेप में इन नटशेल हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके चलते भारत की खाद्यान्न के क्षेत्र में सुरक्षा उत्पन्न हुई। इससे देश में उत्पादकता की क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे, और अनाज के भरपूर इस्तेमाल के कारण गरीबों को अनाज की कम कीमतों पर मिलने लगा अनाज। हालांकि जो लोग इस तकनीक को अपनाने विफल हुए वो और पिछड़ गए, और इस प्रकार से इसके कई दुष्परिणाम भी हुए, परंतु अगर हम इस संपूर्ण प्रक्रिया को गौर करें तो इससे देश का विकास ही हुआ। तो ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि ऑल ओवर इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़े, लेकिन इससे देश के विकास में योगदान ही हुआ है। और कृषि की उत्पादकता में हमने ना सिर्फ हमने उत्पादकता के मामले में हम अब उत्पादकता के साथ में हम हमारे देश में तो उसकी खपत कर ही पा रहे हैं, साथ में इन खाद्यान्न फसलों का हम अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, और इसी के साथ में कुछ और क्रांतियां हैं जैसे श्वेत क्रांति है तो उससे संबंधित पूछ लिया जाता है कि वो किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं खाद्यान्न से संबंधित, श्वेत क्रांति है वो दुग्ध से संबंधित है, नीली क्रांति है वो मत्स्य से संबंधित है, मछली उत्पादन से, भूरी क्रांति है वो उर्वरक से संबंधित है, खाद से, और रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है क्योंकि जो भी ऑयल का जो कलर होता है वो येलो होता है, और कृष्ण क्रांति है वो बायोडीजल से संबंधित है क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। बादाम क्रांति मसाला से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल से संबंधित है, और अमृत क्रांति जो है वो नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी। तो ये तो था हरित क्रांति के बारे में।
भारत में हरित क्रांति के उदय को हमने देखा, उसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव को देखा, और किस प्रकार हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को परिवर्तित किया, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। थैंक यू।